नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। ईरान और इजराइल के बीच चल रही जंग अब खत्म हो चुकी है, सीज फायर का ऐलान भी हो चुका है। लेकिन सवाल अब भी यही है कि क्या जिस वजह से इस युद्ध की शुरुआत हुई, जो इजराइल ने शुरू में कहा कि ईरान अपने परमाणु हथियार बना रहा है और अमेरिका ने भी कहा कि हम ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे, पर क्या अब जंग थमने के बाद ईरान परमाणु हथियार बनाने का कार्यक्रम फिर से शुरू करने जा रहा है? ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि ईरान की संसद में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास हुआ है और उसके बाद फिर ईरान के हमले के बाद शायद जो है विदेश मंत्री का जो उनके बयान सामने आया है परमाणु हथियार बनाने को लेकर के, उसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तो क्या इजराइल और अमेरिका के हमले के बाद ईरान परमाणु हथियार बनाने को अपनी जरूरत समझने लगा है? इस युद्ध से पहले ईरान के विदेश मंत्री से लेकर सुप्रीम लीडर सबने ईरान के परमाणु प्रोग्राम को सिविल यूज के लिए बताया था और कहा था कि हथियार बनाने की हमारी कोई भी मंशा नहीं है। लेकिन क्या हालिया युद्ध के बाद हालात बदल चुके हैं और क्या जो संसद से बिल पास हुआ है वो इसी ओर इशारा करता है और क्या अब ईरान खुलेआम परमाणु हथियार बनाएगा? इस पर आज हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर कृष्णस्वामी सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सर, सबसे पहले तो जिस चीज की मैंने चर्चा की कि इजराइल और अमेरिका जो है वो कह रहे थे कि हम किसी भी कीमत पर बनाने नहीं देंगे परमाणु हथियार, और वो कह रहे थे कि हम हथियार बनाने से रोकना चाहते हैं और इसी वजह से उसके न्यूक्लियर साइट को भी निशाना बनाया गया था, ईरान की न्यूक्लियर साइट को, और इसी को लेकर के पूरा युद्ध भी शुरू हुआ था। लेकिन अब तेहरान की संसद में एक ऐसा बिल पास किया गया है जो परमाणु ऊर्जा पर निगरानी रखने वाली सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय संस्था IAEA के साथ ईरान के सहयोग को सीधा झटका देता है। अब वहां परमाणु स्थलों की जांच, कैमरे, निरीक्षण सब कुछ ठप पड़ने वाला है। और ऐसा क्यों हुआ है उसके लिए मैं सबसे पहले जो है एक खबर दिखाना चाहूंगी जो कि लगातार संसद को लेकर के सामने आ रही थी कि संसद में किस तरीके से एक बिल पास करा लिया गया है। तो सबसे पहले तो सर मैं यही कहूंगी, खबर में अभी आपको दिखाऊंगी, लेकिन जो बिल पास कराया गया है कि जो संस्था है उससे अपना जो रिश्ता है वो तोड़ लिया है ईरान ने। तो इसके बाद क्या अब ईरान खुलेआम परमाणु हथियार बनाने की ओर आगे बढ़ रहा है? और ईरान के विदेश मंत्री का बयान भी सामने आया है और वो कह रहे हैं कि उनका देश न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद नहीं करेगा। हमने इस तकनीक को हासिल करने के लिए बहुत मेहनत की है, हमारे वैज्ञानिकों ने बलिदान दिए हैं। ईरान की राजधानी तेहरान में कल विक्ट्री सेलिब्रेशन प्रोग्राम भी आयोजित किया गया था। तो आपको क्या लगता है सर इन सारे बयानों के बाद? जय संविधान। देखिए, असली मुद्दा यह है, अगर निर्विकार भाव से ये सोचा जाए कि क्या 10 जहां न्यूक्लियर पावर स्टेट्स हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, और क्या एक गल्फ कंट्रीज के अंदर केवल एक देश ऐसा है जिसके पास न्यूक्लियर पावर है और वो नॉन मुस्लिम वर्ल्ड कंट्री है, और बाकी जितने भी देश हैं, चाहे पैसे वाले देश हैं, ताकतवर देश हैं, संपन्न देश हैं, लेकिन उनके पास न्यूक्लियर स्टेशन नहीं होना चाहिए, पावर स्टेशन नहीं होना चाहिए, या न्यूक्लियर पावर नहीं होनी चाहिए, ये बात जो है गले से नहीं उतरती है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अगर आपने षड्यंत्र रच के उनके वैज्ञानिकों को मारा, उनके सीनियर अधिकारियों को मारा जो गैर कानूनी था, भाई जिस संस्था की आप बात कर रहे हैं अगर उसमें ईरान सदस्य था और उसकी रिपोर्ट ये कह रही थी कि ईरान जो है न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पीसफुल पर्पजेस के लिए यूज कर रहा है, और जब आपके अमेरिका की रिपब्लिकन जो वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट भी हो सकती थी, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर इस टाइप के इंस्टॉलेशंस का यूज केवल पीसफुल पर्पस के लिए करेगा। इसके बावजूद आपने उनके साइंटिस्ट को मार दिया, उनके सीनियर अधिकारियों को मार दिया, इंटरनेशनल लॉज का कोई केयर न करते हुए आपने उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस के ऊपर आक्रमण कर दिया। ये देखिए, ये सारी चीजें जो है अगर बिल्कुल कानूनी दृष्टि से देखा जाए और ऐसे देखा जाए जैसे आप किसी के पक्षधारी नहीं है, तो मानी बात है जो ये ईरान ने निर्णय लिया है ये उचित है, क्योंकि अगर इजराइल अपने न्यूक्लियर पावर आर्म्स को डिफ्यूज कर दे और तब ये अमेरिका कहे और वर्ल्ड पावर्स कहें ईरान से कि आप भी अपने सारे कार्यक्रम को स्थगित कर दीजिए, तब तो माना जाता है। मान लीजिए भारत से कहा जाए या पाकिस्तान से कहा जाए कि भाई आप जो अपने न्यूक्लियर पावर वो हैं उनको डिफ्यूज कर दीजिए और दूसरे देश के पास रहेंगी, तो ना तो भारत मानेगा ना पाकिस्तान मानेगा, ना मानना चाहिए। भाई आज डेटरेंट है। आज के तारीख में भारत ने जब ये न्यूक्लियर ब्लास्ट किए थे इंदिरा जी के जमाने में और अटल जी के जमाने में, ये तो भगवान की बड़ी कृपा है कि उस समय मोदी जी जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री नहीं थे, वरना दोनों समय में, इंदिरा जी के समय में, अटल जी के समय में
अमेरिका ने हम पे दबाव डाला था, भारतवर्ष पे दबाव डाला था कि आप ये ब्लास्ट नहीं करेंगे। सैंक्शंस की बात भी हुई थी, हमारा बाइकआउट करने की बात भी हुई थी, धमकी भी दी गई थी, लेकिन हमारे देश के 2 प्रधानमंत्रियों ने हिम्मत दिखाई थी। तो अगर इस प्रकार से आज तक अगर मान लीजिए हम न्यूक्लियर पावर न बने होते, मान लीजिए निधि आप कल्पना कीजिए, और मोदी जी का जमाना होता और डोनाल्ड ट्रंप का फोन आ जाता, तो क्या हमारे मोदी जी ये काम कर पाते? आपको पता है जो डॉक्टर मनमोहन सिंह के जमाने में जब न्यूक्लियर डील की बात हुई थी, उनकी सरकार खतरे पे आ गई थी, लेकिन राष्ट्र हित को ध्यान में रखते हुए उन्होंने न्यूक्लियर डील की, अपनी सरकार को उस पर रखा, और आज की तारीख में आप देखिए न्यूक्लियर डील का हमें कितना ज्यादा फायदा हो रहा है, भारतवर्ष को कितना ज्यादा फायदा हो रहा है। तो उन्होंने सरकार की केयर नहीं की। अच्छा, मोदी जी के साथ देखिए घटना कैसे घट रही है। अभी जो डोनाल्ड ट्रंप गए हैं मीटिंग में, और कितने बड़े बड़े देश पूरे विश्व के यहाँ मौजूद हैं, 18वीं बार उन्होंने कह दिया कि न्यूक्लियर डील मैंने जो है ट्रेड के दबाव में कराया है। अभी राजनाथ सिंह गए हैं चीन पे, वहां एक मीटिंग अटेंड करके आए, वहां भी वो इनडायरेक्ट भाषा में बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो कि आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, उनपे हमें रेजोल्यूशन पास करना चाहिए। अरे यार, जब तुमने ऑपरेशन सिंदूर किया पाकिस्तान के खिलाफ, इसका माने तुम जानते हो कि टेररिस्ट कंट्री कौन है। जब टेररिस्ट कंट्री तुम्हें पता है पाकिस्तान है, तो तुम ये वेग टर्म्स में क्यों बात कर रहे हो? कुछ देश ऐसे हैं, और आपने देखा जो वो रिजोल्यूशन पास किया वहां पे, और जिसपे भारत ने दस्तखत करने से इनकार कर दिया, उसमें स्पष्ट लिखा है, और उसके हिसाब से उन्होंने चीन और पाकिस्तान ने आपस में गुट बना लिया और भारत को बिल्कुल अकेला छोड़ दिया। तो उसमें हमने, तो इसका मतलब यह है, हम किसी भी फोरम में, चाहे वो वेस्टर्न पावर्स का फोरम हो, या वो ब्रिक्स का फोरम हो, या एससीओ का फोरम हो, किसी भी फोरम में हमारी कोई वॉइस नहीं रह गई है। अब वो शशि थरूर साहब जो है वो घूमते फिर रहे हैं यहाँ पे। जयशंकर साहब किस चीज के लिए एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। हमारे जो रेलवे मिनिस्टर हैं वो किस चीज के लिए मिनिस्टर हैं, जब झंडी जो है सारी की सारी वंदे भारत की मोदी जी को हिलानी है, हर जगह मोदी जी को जाना है। अब वो कांग्रेस के एक एमपी को उन्होंने लीज पे ले लिया है, जिनको उन्होंने कहा था 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। अब शशि थरूर साहब भी आनंद ले रहे हैं, वहां जाके दारू पियेंगे, बढ़िया स्कॉच पियेंगे, विस्की पियेंगे, गाना वाना सुनाएंगे। अब गाना वाना सुनाने से इंप्रेस कोई। अब बताइए, जो मुस्लिम कंट्रीज का अभी सम्मेलन हुआ निधि, एक भी देश हमारे समर्थन में नहीं खड़ा हुआ, जबकि पास्ट में हमेशा आपने नोट किया होगा, जब भी मुस्लिम देशों का सम्मेलन हुआ 90% देश हमारे साथ खड़े रहते थे। इस बार एक देश हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। तो ना मुस्लिम देश आपके साथ हैं, ना यूरोप और अमेरिका आपके साथ है, ना ये चाइना का गुट आपके साथ है, रूस ने अपनी आंखें मूंद ली हैं। तो ऐसी स्थिति में केवल फेंकते रहना, गोदी मीडिया के माध्यम से माहौल बनाना, ये तो मुझे लगता है देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। और हमारे देश को बिल्कुल ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो सामान्य, और ये जो ईरान ने निर्णय लिया है, मैं इसलिए क्योंकि ये निर्णय उचित है। मेरे को बाकी ईरान से कोई सहानुभूति नहीं, मुझे इजराइल से कोई दुश्मनी नहीं, मुझे अमेरिका से क्या लेना देना, मुझे रूस से क्या लेना देना, मुझे तो अपने भारत माता से लेना देना है। लेकिन ये इलीगल है, ये अन्याय है। और इस न्याय में अगर ईरान, क्योंकि दे हैव मेड सैक्रिफाइसेस, उन्होंने सैक्रिफाइस करने के बाद अगर चीज को स्थगित कर दे, तो इसका मतलब उनकी जनता कहेगी, ईरान की जनता कहेगी, और आज जो हम बिल्कुल एक प्रकार से वहां के अयतुल्ला की बड़ाई कर रहे हैं, कल हमें भी अपने वर्ड्स विड्रॉ करने पड़ेंगे। तो मेरे ख्याल से उन्होंने अपनी इज्जत बचाई है, अपने ईरान की इज्जत बचाई है। ईरान के जिन लोगों ने त्याग दिया है, जिन्होंने जान दी है और एक करके अपने देश के लिए लड़े हैं, तो देश के लिए जान देने की तो परंपरा हर राष्ट्र के अंदर है, उसको आगे बढ़ाया है। तो मैं तो इस मसले पे बिना यह जाने किसी देश ने ऐसा किया है, लेकिन जिस देश ने भी ऐसा किया है, विच हैपेंस टू बी ईरान राइट नाउ, उन्होंने बिल्कुल ठीक किया है। अमेरिका को दादागिरी करने का कोई अधिकार नहीं है, चीन को दादागिरी करने का कोई अधिकार नहीं है। आप जो है, हर देश का अपनी सॉवरेन अथॉरिटी है, सॉवरेन पावर है, उसको अपने हिसाब से निर्णय लेने का अधिकार दीजिए। और जब वो ये गारंटी दे रहे हैं कि हम इसका उपयोग नहीं करेंगे युद्ध के लिए, तो उसके बाद ना मानना और इजराइल को लैस करते जाना, ये मेरे ख्याल से अन्यायपूर्ण है, और इसका विरोध करके ईरान ने ठीक किया है। जी बिल्कुल सर। और देखिए, मैं जो खबर दिखाने की बात कर रही थी वो यही है कि ईरान अब बनाएगा परमाणु बम। इजरायल अमेरिका से जंग रुकते ही संसद में ये बिल पास है। तो ईरान की संसद ने बुधवार को इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन के साथ अपने
रिश्ते तोड़ लिए हैं। ईरान की संसद में एक विधेयक को मंजूरी दी गई है और उसके बाद इस देश ने एजेंसी के साथ हर ताल्लुक खत्म कर दिया। आउटलेट नूर न्यूज ने इस बात की पुष्टि की है। ईरान की तरफ से ये कदम इजराइल और फिर अमेरिका की तरफ से हुए हमलों के बाद उठाया गया है। इजराइल ने कहा था कि वो अपने कट्टर दुश्मन को परमाणु हथियार विकसित करने से रोकेगा और उसे कभी परमाणु शक्ति से लैस नहीं होने देगा। ईरान की संसद में जो बिल पास किया गया है उसे अनिर्वाचित संरक्षक परिषद की तरफ से मंजूरी मिलने की पूरी उम्मीद है। बिल के साथ ही ईरान ने यह भी साफ कर दिया कि वो भविष्य में किसी भी परमाणु हमले के लिए आईएईए की मंजूरी नहीं लेगा। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर कलीबाफ ने के हवाले से देश की सरकारी मीडिया ने कहा कि ईरान अपने असैन्य परमाणु कार्यक्रम में तेजी लाएगा। तो सर इस बात को लेकर के लगातार ट्रंप भी धमका रहे थे ईरान को, इजराइल भी धमका रहा था ईरान को कि आपने अगर ये कार्यक्रम शुरू किया तो अच्छा नहीं होगा। और इतने सारे युद्ध के बाद भी नुकसान ईरान को भी हुआ है, इजराइल को भी हुआ है, लेकिन उसके बावजूद ईरान अगर फिर से इस चीज को लेकर के विचार कर रहा है तो क्या आपको लगता है कि ये जंग दोबारा से फिर से शुरू हो सकती है, क्योंकि इसी पर अभी भी जंग शुरू हुई थी? देखो निधि, एक बात यह है कि अभी कहते हैं ना कि जो फाइनल थ्रेट जो है, थ्रेट जब तक देते रहो तब तक ठीक है। अब जब तुमने एक्शन ले लिया उसके बाद थ्रेट का क्या मतलब है? भाई देखिए, अमेरिका ने सैंक्शंस लगा रखे हैं ईरान के ऊपर, ईरान से तेल खरीदने में पाबंदी लगा रखी है। इंडिया ने तेल खरीदा था उसको बंद करवा दिया, रूस से हम तेल खरीदते थे उसको बंद करवा दिया। तो ये क्या इंदिरा जी अगर आप देश की प्रधानमंत्री होती तो क्या इस बात से उनकी बात मानती? क्या ये नहीं अमेरिका से कहते हैं कि आप कौन होते हैं भैया हमें बताने वाले, जो हमारे राष्ट्रीय हित में होगा? आप सोचिए, खुद सोचिए। आज अगर $65 पर बैरल का रेट है इंटरनेशनल क्रूड प्राइस, और आपको $45 में अगर रूस से मिल रहा था, तो $20 पर बैरल का देश को फायदा हो रहा था, लाखों करोड़ों का फायदा हो रहा था। वो दूसरी बात थी कि मोदी जी के जमाने में सारा फायदा जो है अंबानी जी को हो रहा था, जबकि होना चाहिए था देश को और देश की जनता को। तो कंजम्पशन प्राइस पे जो कंज्यूमर्स को मिल रहे थे दाम, वो भी नहीं कम किए गए, टैक्स बढ़ा के उसकी भरपाई कर ली गई, फायदा सारा अंबानी जी को दे दिया गया, वो अलग मुद्दा है। लेकिन कम से कम $15-20 पर बैरल का देश को फायदा हो रहा था। अमेरिका, हु इज अमेरिका टू टेल अस? अच्छा, फिर ईरान पे जब आपने सैंक्शंस लगा दिए तो ईरान किस बात से डरेगा? भाई डर तो तभी तक होता है ना जब आप कहें कि मैं सैंक्शन लगा दूंगा। जैसे मान लीजिए भारत को उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान के बीच में जो ये युद्ध विराम कराया वो मैंने ट्रेड के आधार पर कराया, और ट्रेड किस आधार पर कराया कि मैं जो टैरिफ लगा रहा हूं उस टैरिफ में ढील दे दूंगा। अच्छा, ये मोदी जी ने सोचा होगा, मानी बात है, नेचुरली कोई भी सोचेगा राष्ट्राध्यक्ष कि अगर ये टैरिफ लग गया तो यहां तो देश की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी, तो लेट अस एग्री। अच्छा, ये भी बात पता थी कि ये जो आपने वहां जाके ऑपरेशन सिंदूर किया और उसके बाद सीडीएस खुद कह रहे हैं कि इनिशियल स्टेजेस पे वी मेड सर्टेन मिस्टेक्स एंड देन वी रेक्टिफाइड इट। अरे यार, अगर 4 दिन का तो युद्ध हुआ और इनिशियल स्टेजेस में तुमने कुछ गलत कर दिया, इसका माने 1-2 दिन तो तुमने गलत किया, इसका माने 2 दिन गलत किया और 2 दिन रेक्टिफाई करके ठीक किया, तो फायदा क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि कम से कम 10 दिन अगर युद्ध चलता और उसमें 2 दिन अगर तुमसे गलती हो गई होती और उसको सुधार के 8 दिन में तुमने 21 के 21 आतंकवादी ठिकानों को खत्म कर दिया होता, तब हम भारतवासियों के लिए जश्न मनाने का मौका आता। आपने भारत में कहीं जश्न मनाते हुए देखा क्या? दिल्ली में तो मैंने नहीं देखा, आपने लखनऊ में देखा हो तो बताइए। तो जश्न क्यों नहीं मन रहा है? ईरान के अंदर जश्न क्यों मन रहा है? इजराइल के अंदर क्यों नहीं मन रहा है? पाकिस्तान के अंदर क्यों मन रहा है? भारतवर्ष के अंदर क्यों नहीं मन रहा है? भाई देखिए, इसका मतलब यह है कि जो आप ये माहौल बनाते हैं, अच्छा देखिए कितनी बड़ी निधि दुष्टतापूर्ण कार्रवाई है। ये जो पहलगांव के अंदर स्केचेस जारी किए गए, ये गलत स्केचेस का क्या मतलब है? भाई ये जो पुलिस अथॉरिटीज के लोग होते हैं, जो स्केच बनाने वाले होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, इतनी बड़ी गलती नहीं हो सकती। इसका मतलब जिन 4 लोगों का आपने स्केच बनाया और उनका नाम बताया, किसी को बचाने का प्रयास हो रहा था, नाम बता दिए आपने, उनके स्केचेस बना दिए। अरे मेरा ही कहीं स्केच बना देते हैं, मुझे आके गोली से उड़ा देते हैं, हद कर दी आपने। इतना आप प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व हम पे हंस रहा होगा कि आपने 1.5 महीने तक देश की जनता को मूर्ख बनाया और ऐसे लोगों के नाम बता दिए, फिर उसके बाद कह दिया वो एनआईए कह रहा है कि साहब ये नाम नहीं है, नाम तो कोई और है। और इस चीज का आज तक जवाब नहीं दिया जो पप्पू यादव बार बार अपने इंटरव्यूज में कह रहे हैं कि वहां सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं थी, और 2.5 किलोमीटर दूर जब आर्मी के जवान वहां मौजूद थे वो बचाने क्यों नहीं आए? क्या उनको आदेश था
क्या इसकी जांच अगर होगी तो सारी सच्चाई नहीं खुल जाएगी? तो असली मुद्दा यह है कि जो ईरान कर रहा है, देखिए किसी भी सेल्फ रिस्पेक्टिंग कंट्री के लिए, चीन में मैं सन 62 में तो था, मैं तो 10 साल का था, हम जो कहानियां सुनते थे और पिक्चर देखते थे, जो स्टोरीज हमको मिलती थी, वो ये बिल्कुल सही था। और वास्तविकता क्या थी निधि? ऐसा नहीं है कि हमारे जवानों ने वीरता से लड़ाई नहीं लड़ी थी सन 62 में। भाई देखिए, उनके साथ फायदा क्या था कि वो लोग टिड्डी दल की तरह आते थे। आपने अगर एक पिक्चर होती थी बलराज साहनी की, मैं नाम उसका भूल रहा हूं, उस पिक्चर के अंदर अगर आप डिपिक्शन देखोगे, हजारों की संख्या में आते थे टिड्डी दल की तरह, और हमारे 150 जवान होते थे, वो ओवर पावर कर लेते थे और मार देते थे। इसके बावजूद हमारे देश के लोगों ने शहादत देने में कमी नहीं छोड़ी। लता मंगेशकर का गाना आपको याद होगा, याद करो कुर्बानी, जो शहीद हुए हैं उनकी आंखों में आंसू आ गए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के, और इस वो गाना कितने दिनों तक लोगों के दिलों में छाया रहा। तो ऐसा नहीं है कि सन 62 में हमारी सेना की वीरता पे जिन लोगों ने प्रश्न उठाया था, हमने नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा, अटल जी से किसी ने नहीं पूछा कि अगर सेना जो है वीरता से लड़ी है और वीर लोगों ने, हजारों लोगों ने अपनी जानें दी हैं, उसके बाद आप सेना का मजाक उड़ा रहे हैं। उस समय तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की लड़ाई थी। और आज के तारीख में जब हम ये पूछते हैं कि 4 दिन के अंदर जब हमारी सेना बढ़ रही थी, जीत रही थी, पाकिस्तान को ध्वंस कर रही थी, उस समय आपने फट्टू की तरह युद्ध विराम क्यों कराया? तो कहते हैं आप सेना पे आक्रमण कर रहे हैं। मतलब वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की लड़ाई थी और ये जो है सेना की लड़ाई है। अच्छा, मोदी जी सामने ही नहीं आ रहे हो, कुछ बताने कोई तैयार नहीं है। तो इसलिए जो नॉर्थ कोरिया कर रहा है, देखिए हमारे लिए सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम विदेश जाए, अब विदेश जाके कहें अच्छा अच्छा वही देश है ना जो ईरान तो 12 दिन तक लड़ाई लड़ा, उसने तो घुटने नहीं टेके, उसने तो अमेरिका को भी चैलेंज कर दिया, उसने तो इजराइल को भी चैलेंज कर दिया। अरे कम से कम उसने एक जो मिथ था कि इजराइल इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग नेशन एंड नोबडी कैन डेयर एंटर इट, उसको ध्वस्त कर दिया। बिल्डिंग टूटी हुई दिखाई पड़ी, लोग हवास होके भागते हुए दिखाई दिए। तो ईरान ने मिथ तोड़ा। ईरान ने यह भी दिखाया कि ईरानियंस जो है दे आर ब्रेव। ब्रेव तो हम भी हैं, भारतीय भी ब्रेव है, ब्रेवरी में हमारे भारतीयों का कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन हमारे देश के 4 दिन के अंदर आपने जीतते हुए युद्ध को, और अमित शाह के उस भाषण को याद कीजिए जो पार्लियामेंट में वो दे रहे थे कि अगर 3 दिन लड़ाई और चल गई होती तो पीओके हमारा होता। अरे 3 दिन अगर लड़ाई और आपने करने दी होती और एयरफोर्स को परमिशन देते तो एयरफोर्स पाकिस्तान को तोड़ के रख देती और पूरा का पूरा पाकिस्तान हमारा होता। जी बिल्कुल सर, और सही कहा, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि अगर ऐसा हमारी सरकार कर देती तो बात ही कुछ अलग होती। और ईरान इस वक्त जिस मुहाने पर खड़ा है और जिस तरीके से वो मुकाबला कर रहा है दोनों देशों के साथ मिलकर, वो बहुत बड़ी बात है और इससे मुझे लगता है कि सीखना तो चाहिए। फिलहाल सर, हम अगर भारत की राजनीति की बात करें तो सबसे पहले मैं सीजेआई बी आर गवई का बयान जो है वो दिखाना चाहूंगी कि आज उन्होंने से संविधान को लेकर के बयान दिया है और वो कह रहे हैं कि सीजेआई बोले संसद नहीं, संविधान सबसे ऊपर, लोकतंत्र के तीनों हिस्से इसके अधीन, संसद के पास संशोधन की शक्ति लेकिन मूल ढांचा नहीं बदल सकती। ये जो है एक बयान दिया है भारत के मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई ने, और उन्होंने कहा है कि भारत का संविधान सबसे ऊपर है और लोकतंत्र के तीनों अंग, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, इसके तहत काम करते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि संसद ही सबसे ऊपर है, लेकिन मेरी राय में संविधान सबसे ऊपर है। वो जो है अमरावती में एक कार्यक्रम में बोल रहे थे, इसी दौरान उन्होंने कहा के पास संशोधन करने की शक्ति है लेकिन वो संविधान के मूल ढांचे को बदल नहीं सकती है। क्या आपको लगता है कि ये जो बयान है उनका, ये एक तरीके से जवाब है धनखड़ को, जो उन्होंने दिया था उपराष्ट्रपति धनखड़ ने, कि भाई संविधान जो है सबसे ऊपर नहीं है, संसद सबसे ऊपर है? क्या ये उनको जवाब है? नहीं नहीं, देखिए ये तो बिल्कुल स्पष्ट है। भारतवर्ष के कुछ ही ऐसे लोग जो मनुवाद में बिलीव करते हैं, मनुस्मृति में बिलीव करते हैं, वो ये कहेंगे, और क्योंकि सरकार का आंख मूंद के वो समर्थन करते हैं, इसलिए वो कहेंगे पार्लियामेंट इज सुप्रीम। भाई अगर ऐसी पार्लियामेंट आ जाए, और जैसी पार्लियामेंट आज की तारीख में है, जो उसका कॉन्स्टिट्यूशन है, तो फिर ये लल्लू सिंह ने जो कहा था, अरुण गोविल ने जो कहा था कि 400 आ जाएंगे तो हम संविधान बदल देंगे, ये तो आप संविधान बदल ही देंगे, फिर तो संविधान को खत्म करके हम मनुस्मृति लागू कर देंगे। और जब सुप्रीम कोर्ट उसमें हस्तक्षेप करेगा, कहेंगे नहीं, बिकॉज पार्लियामेंट इज सुप्रीम, वी हैव रूल्ड दैट मनुस्मृति विल नाउ बी फॉलोड, और संविधान को हमने खत्म कर दिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की पावर्स क्या रह गई? फिर संविधान खत्म हो गया तो देश के जो दलितों के और ओबीसीज के और बाकी पूरे 145 करोड़ लोगों के अधिकार हैं, उनका क्या होगा? अगर ये संसद में, और जिसमें 1/3 लोग ऐसे हैं जो मर्डर और डकैत और रेप्स के आरोपी हैं,
ऐसे लोग अगर हमारे भविष्य का निर्धारण करेंगे, भाई हम तो इस बात को मानते हैं कि हम लोग इसलिए अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान। अब देखिए जो ये घटना इटावा के अंदर घटी है, जरा सूक्ष्मता से इस पर विचार कीजिए और इसका जो प्रभाव हो रहा है संरचना पे। हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदुओं को एकत्रित करो, बटेंगे तो कटेंगे, 80-20 करके मुसलमानों के खिलाफ जो आपने भावना भड़काई थी, और जो इंडिया गठबंधन बार बार कह रहा था कि संविधान की मूल भावना को बदलने वाली बात है, ये कितनी ज्यादा परकुलेट डाउन गांव के अंदर कर गई है। निधि जरा कल्पना कीजिए भाई, ये जो भागवत है किसके बारे में है? ये जिस भगवान के बारे में है वो भगवान खुद ही उसी समुदाय को बिलोंग करता है जो पढ़ने वाला कर रहा है। क्या भगवान जो महर्षि वाल्मीकि ने नहीं लिखा, ग्रंथ नहीं लिखा, तो महर्षि वाल्मीकि कौन थे? इसका मतलब ये है, अच्छा खुद कहते हैं कि साहब जो वर्ण माना जाता है वो ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य, शूद्र, ये जो है कर्म के अनुसार माना जाता है। तो अगर कोई यदुवंशी या कोई पटेल या कोई दलित अगर अपने व्यवसाय को संस्कृत पढ़ के प्रकांड पंडित बनता है, तो अगर संविधान के अनुसार तो उसको अधिकार है, मनुस्मृति के हिसाब से उसको अधिकार नहीं है। तो आप मनुस्मृति को मानेंगे, संविधान को मानेंगे? और जिस प्रकार से आपने किया, देखिए उसके रिपरकशंस क्या शुरू हो गए। भाई जो लोग मेरे पूछा करते थे कि ब्राह्मण होने के बावजूद आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात क्यों करते हैं, संविधान की बात क्यों करते हैं, आप खुद सोचिए। आज के तारीख में खबर है उत्तर प्रदेश के अंदर गांवों के अंदर ये बैनर्स लगने शुरू हो गए हैं मुख्य द्वार पे, जहां से गांव के अंदर रास्ता जाता है कि ब्राह्मण द्वारा कथा वाचन इस गांव के अंदर निषिद्ध है। अब बताइए क्या रिपरकशंस होंगे, क्या होगा इस देश का? एक तरफ कहते हैं हिंदू एकजुट हो जाओ, फिर हिंदू अगर कोई कथा वाचन करना चाहता है उसका सिर मुड़वा देते हैं, पेशाब करवा देते हैं और महिला के पैर छुआ के नाक रगड़वाते हैं। ये किस प्रकार की चीज है? आप आदिवासियों पे अगर पेशाब करेंगे और एक ओबीसी के ऊपर इस प्रकार से करेंगे तो कैसे हिंदू एकत्रित हो जाएगा? और ऐसी एकत्रितता का मतलब क्या है? भाई हमारी संख्या घट क्यों रही है? लोग हिंदू धर्म छोड़ क्यों रहे हैं? लोग बौद्ध धर्म में क्यों जा रहे हैं? इस्लाम में क्यों जा रहे हैं? क्रिश्चियनिटी में क्यों जा रहे हैं? वो इसलिए जा रहे हैं कि अगर इस प्रकार का भेदभाव होगा और केवल 10% लोग 90% लोगों को अपने उंगली पे चलाने का प्रयास करेंगे तो ये देश के लिए श्रेयस्कर नहीं है। तो ये मानी बात है कि जिस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं उसके हिसाब से जो ये कहा है गवाई साहब ने, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है, यही बात उचित है। वास्तविकता में संविधान सर्वोपरि है और रद्दो बदल भी जो कर सकते हैं, छोटे मोटे रद्दो बदल आप कर सकते हैं, लेकिन कल अगर पार्लियामेंट ये बिल पास कर दे कि मनुस्मृति देश में लागू होगी और दलितों और ओबीसी के अधिकार खत्म हो जाएंगे और वेद और शास्त्र पढ़ना और टीचिंग का काम और पुलिस का काम ये केवल सवर्णों के हाथ में होगा, तो क्या देश मूक दर्शक बनके इसको देखता रहेगा, सुनता रहेगा? मेरे ख्याल से तो नहीं सुनना चाहिए।